देखिए प्रिय विद्यार्थियों, अपना 10वां पाठ पूरा हुआ कल परिवहन और संचार। आज अपन पढ़ेंगे विश्व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 11वां पाठ। यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं, इसके आधार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पक्ष, लाभ हानियाँ, विश्व के प्रमुख व्यापारिक संगठन जो विश्व के व्यापारिक समूह बनाए गए, तो उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो वो अपन इसमें पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। देखिए, व्यापार अपन ने पढ़ा था कौन सी क्रियाकलाप में आता है, तृतीय क्षेत्र में आता है, यानी परिवहन संचार व्यापार। देखें ये कौन से क्षेत्र की गतिविधियां हैं, तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां कहलाती हैं। सबसे पहले देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की परिभाषा। भाई व्यापार की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अपन ने देखा था कि कोई भी राष्ट्र देखे या कोई भी देश देखे, वो किसी प्रकार की वस्तुओं में क्या नहीं होता है, आत्मनिर्भर नहीं होता है। यानी कुछ वस्तुओं का आयात करना पड़ता है और कुछ का क्या करना पड़ता है, निर्यात करना पड़ता है। तो ये आयात निर्यात या क्रय विक्रय की जो स्थिति होती है वही क्या कहलाता है, व्यापार कहलाता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न राष्ट्रों के बीच राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को कहते हैं। परिभाषा आ सकती है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, विभिन्न राष्ट्रों के बीच, यानी दो या दो से अधिक देशों के बीच या राष्ट्रों के बीच देखें तो राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार, यानी एक देश की जो सीमा है राष्ट्रीय, उसके आर पार यानी उस सीमाओं के आर पार जो वस्तुएं होती हैं या किसी प्रकार की सेवा है उसका आदान प्रदान करना या क्रय विक्रय करने को क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। दोबारा से देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं। कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में देखें तो विभिन्न राष्ट्रों के बीच, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या होता है, विभिन्न राष्ट्र यानी दो या दो से अधिक देशों के बीच या राष्ट्रों के बीच देखें तो राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार, यानी एक देश की जो सीमाएं होती हैं उसको पार करते वस्तुएं या जो सेवाएं होती हैं उनका आदान प्रदान करना या जो क्रय विक्रय करना है वही क्या कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। तो ये परिभाषा देखनी है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं। यानी दो देशों के बीच होगा, वो या फिर दो देशों की राष्ट्रीय सीमाओं के क्या होगा, आर पार होगा वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान, वही क्या कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। फिर देखिए तो व्यापार में क्या होता है, जैसे एक देश दो देश, एक देश के बीच हो गया वो क्या होता है, अंतर्देशीय, और दो देशों के मध्य होगा क्या कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास देखें तो प्राचीन काल में लंबी वस्तुओं का जो परिवहन था वो बहुत ही जोखिमपूर्ण था, नहीं इतना आसान नहीं था। फिर धीरे धीरे देखें जो आवश्यकताएं बढ़ी, स्थल परिवहन का विकास हुआ, जल परिवहन का विकास हुआ, वायु परिवहन का विकास हुआ, तो जो व्यापार था उसका भी क्या होगा, लगातार जो विस्तार होता गया। जैसे अंग्रेजों को देखें, पूर्व थे डच गाली, जो डच थे वो भी व्यापार करने के लिए भारत में, और धीरे धीरे भारत को उन्होंने क्या बना लिया, अपने अधीन कर लिया। तो उसके साथ साथ धीरे धीरे व्यापार की शुरुआत हुई। फिर एक छोटा सा प्रश्न है, दास व्यापार क्या है। देखिए 15वीं शताब्दी से ही देखिए, यानी 14वीं शताब्दी का जब 15वीं शताब्दी आरंभ हुई तो यूरोपीय उपनिवेशवाद शुरू हुआ। यूरोपीय उपनिवेशवाद, यूरोप के जो राष्ट्र थे या देश थे, जैसे पुर्तगाली थे, डच थे, स्पेनिश थे, अंग्रेज थे, उन्होंने क्या किया, विदेशी वस्तुओं के साथ व्यापार के साथ ही व्यापार के एक नए स्वरूप का उदय हुआ। यानी विदेशी वस्तुओं का व्यापार तो होता था और व्यापार का एक नया स्वरूप सामने आया, जिसे क्या कहलाता है, दास व्यापार कहलाता है। इन दास व्यापार का ये था कि लोगों को जबरदस्ती वो पकड़ते और वहाँ पर जो इनके बागान वगैरह थे उनमें क्या करवाते थे, काम करवाते थे, यानी बिना पैसे जो काम करवाते थे, पैसा नहीं देते थे, काम के घंटे अधिक थे। तो इस प्रकार के व्यापार को क्या कहलाते हैं, दास व्यापार, या जिसको गुलामी कह सकते हैं, इस प्रकार का व्यापार कहलाता है। थोड़ा सा देखना है दास व्यापार क्या था। उपनिवेशवाद अपने पढ़ाई था, किसी दूसरे देश या किसी के क्या होना, अधीन होना, यानी दूसरे के अधीन जिसके अंदर क्या करते व्यक्ति, कार्य करते हैं। तो ये 15वीं शताब्दी से शुरू हुआ यूरोपीय उपनिवेशवाद। और विदेशी वस्तुओं के साथ साथ, यानी विदेशी जो वस्तुएं थी उनके व्यापार के साथ साथ देखें तो व्यापार का एक नया स्वरूप सामने आया, जिसे क्या कहलाता है, दास व्यापार कहलाता है। यानी अंग्रेज थे, डच थे, पुर्तगाली थे, वो बहुत सारे लोगों को ऐसे ज़बरदस्ती पकड़ के, जैसे अफ्रीका के थे, एशिया के लोग थे, और उनके जो बागान वगैरह थे उनमें अधिक क्या करवाते थे, काम करवाते थे बिना पैसे के। तो वो कौन सा व्यापार कहलाता है, दास व्यापार कहलाता है। तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की परिभाषा देखनी है और एक दास व्यापार क्या है, ये प्रश्न कई बार आ जाता है तो देखना है। उसके बाद बड़ा प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार। अपन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार पढ़ेंगे।
कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो कौन कौन से आधार है उसके, जिसके अनुसार क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संपन्न होता है। यानी अपन 5 आधार पढ़ेंगे यहाँ पर। एक राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता होती है एक देश से दूसरे देश में। दूसरा जनसंख्या कारक है। तीसरा आर्थिक विकास की अवस्था या परावस्था होती है। चौथा विदेशी निवेश की सीमा है। और पांचवा क्या है, परिवहन है। तो इसमें 4 आधार अपन अच्छे से याद करेंगे। ये 4 नंबर का प्रश्न कई बार आता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कोई 4 आधारों का वर्णन कीजिए। पहला आधार देखिए, राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता। भाई देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसके भी आधार होते हैं, क्योंकि एक देश में देखें जो दूसरे देश में देखें जो भी संसाधन होते हैं उसमें क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। संसाधन किसे कहते हैं, पढ़ाई था अपन कि पर्यावरण में उपलब्ध वे सारी वस्तुएं जिससे मानव अपनी आवश्यकताओं क्या करता है, पूर्ति करता है, वो सब क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। जैसे भौतिक संरचना, जैसे भूविज्ञान। भूविज्ञान का मतलब जो वहाँ की मिट्टी भूमि है वो कौन से कालखंड में, जैसे अलग अलग कोई गोंडवाना काल अपने पढ़ा था, ट्रायसरी काल है, तो अलग अलग प्रकार की जो उसकी भूमि का निर्माण हुआ किस समय हुआ। उच्चावच संबंधी जो भिन्नताएं हैं, पर्वत है, पठार है, मैदान है, मिट्टी अलग अलग मिली, कहीं काली मिट्टी है, लेटेराइट है, या जलवायु में भिन्नताएं कारण। और विभिन्न विश्व के देशों में देखें, राष्ट्रों में देखें तो जलवायु है उसमें भी क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। तो इसके कारण देखें तो विश्व के राष्ट्रीय संसाधन असमान रूप से क्या होते हैं, वितरित होते हैं। यानी पूरे विश्व में देखें तो जो संसाधन है उसका क्या पाया जाता है, असमान वितरण पाया जाता है। यानी सभी जगह समान नहीं। भाई कहीं कौन सा खनिज, जैसे तांबा निकल रहा है, कहीं अबरक निकल रहा है, कहीं लोहा निकल रहा है, कहीं पेट्रोल निकल रहा है, कहीं चांदी निकल रहा है, कहीं सोना निकल रहा है। इसके अलग अलग कारण है। यानी भौतिक संरचना जैसे भूविज्ञान, यानी उससे भूमि की कौन से कालखंड में किस प्रकार से उत्पत्ति हुई थी। उच्चावच संबंधी उसमें भिन्नताएं, कोई पर्वत है, पठार है, मैदान है, मृदा मिट्टी है, काली है, लेटेराइट है, जो भी को किस प्रकार की मिट्टी है, जलवायु भिन्नता मिलेगी वहाँ पर। तो इसके कारण देखें तो पूरे विश्व के जो राष्ट्रीय संसाधन है या जो देश के संसाधन है वो असमान रूप से वितरित है। यानी उसका वितरण क्या होता है, असमान रूप से पाया जाता है। अब राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता है उसके भी 3 इन्होंने कारक बताए। पहला है भौगोलिक संरचना। इसके 3 कारक हैं, कैक है और गै पढ़ेंगे अपन राष्ट्रीय संसाधनों में। भौगोलिक संरचना मतलब भौगोलिक ढंग से देखें तो उस भूमि की संरचना क्या है, किस कालक्रम में किस प्रकार उसकी उत्पत्ति हुई, वो खनिज संसाधन के आधार को निर्धारित करेगी कि उसमें किस प्रकार के खनिज जो संसाधन है वो पाए जाते हैं। अगर धरातलीय विभिन्नताएं तो फसलों और पशुओं की विविधता सुनिश्चित करती है। यानी धरातल में विभिन्नताएं हैं, जैसे कोई पर्वत है, पठार है, मैदान है, तो मैदानों में कृषि यदि कोई फसलों का उत्पादन हो सकता है। कोई पर्वतीय भाग है, पहाड़ी भाग है, तो वहाँ पशुओं को क्या होगी, अलग प्रकार की विविधता मिली। विविधता अलग अलग प्रकार के पशु पाले जाते हैं उसके अनुसार। कोई जैसे ठंडा क्षेत्र है, कोई पर्वतीय हो गया, कोई मरुस्थलीय हो गया। निम्न भूमि में देखें तो कृषि की संभावना अधिक होती है। यानी बिल्कुल मैदानी क्षेत्र है तो उस क्षेत्र में, जैसे उत्तर का मैदान देखें, जितने भी अपन ने मैदानी क्षेत्र पढ़े थे विश्व में, वहाँ कृषि कार्य किया जाता है, अधिक किया जाता है, कृषि के लिए उपयुक्त होती है। पर्वत देखें, पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यानी पर्वतीय क्षेत्र हैं तो पर्यटन को क्या मिलेगा, बढ़ावा देते हैं। तो पहला कारक क्या, राष्ट्रीय संसाधन भिन्नता में भौगोलिक संरचना। यानी भौगोलिक दृष्टि से देखें जो भूमि है वो खनिज संसाधन के आधार को क्या करती है, निर्धारित करती है। यानी किस कालखंड में किस क्रम में किस प्रकार वहाँ भूमि जो थी उसकी रचना हुई, संरचना हुई, बनी, तो वहाँ पर जो खनिज संसाधन जो पाए जाते हैं वो उसके आधार को क्या करती है, निर्धारित करती है। अगर धरातलीय विभिन्नताएं ज़्यादा होंगी तो फसलों और पशुओं की विविधता क्या करती है, सुनिश्चित करती है। यानी धरातलीय विभिन्नताएं अधिक हैं तो फसल वहाँ अलग प्रकार की उगाई जाती है, जैसे कोई मरुस्थलीय क्षेत्र है, कोई दूसरे प्रकार की है, या पशुएं तो पर्वतीय क्षेत्रों में अलग, मरुस्थलीय क्षेत्रों में अलग पाले जाते हैं। निम्न भूमि में होगी तो कृषि की संभावना अधिक होती है। यानी मैदानी क्षेत्र जैसे उत्तर का मैदान है, विश्व में जो भी मैदान अपन ने पढ़े, प्रेरीज है, डाउन्स है, जो भी समान है, तो वहाँ पर कृषि को क्या मिलता है, अधिक बढ़ावा मिलता है। अगर पर्वतीय क्षेत्र है तो किसको बढ़ावा ज़्यादा मिलेगा, पर्यटक को आकर्षित करेंगे, बहुत सारे देशी विदेशी पर्यटक वहाँ आते हैं और पर्यटन को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। दूसरा देखें तो खनिज संसाधन संपूर्ण विश्व में असमान रूप से वितरित है। यानी पूरे विश्व में देखें तो खनिजों का वितरण अधिक है, वो असमान है। यानी कहीं खनिज अधिक मिले, कई क्षेत्रों में क्या मिलते हैं, कम मिलते हैं। और खनिज संसाधनों की उपलब्धता औद्योगिक विकास को क्या करती है, आधार प्रदान करती है। यानी खनिज संसाधन अगर अधिक हों किस क्षेत्र में, जैसे भारत में अपन देखें
तो जो छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र है उस क्षेत्र में खनिज ज़्यादा है तो वहाँ औद्योगिक विकास क्या हुआ है, अधिक हुआ है। ऐसे यूरोप के देखें या अमेरिका के क्षेत्र देखें जहाँ खनिजों का जमाव अधिक है या उपलब्धता अधिक है, तो उन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास क्या मिलता है, अधिक देखने को मिलता है। तो दूसरा क्या है, खनिज संसाधन जो संपूर्ण विश्व में क्या है, असमान है। और खनिज संसाधनों की अगर उपलब्धता होगी, जो उपलब्ध पाए जाते हैं, उससे औद्योगिक विकास को क्या मिलेगा, आधार मिलेगा। यानी उन क्षेत्रों में देखें तो उद्योगों का विकास क्या मिलता है, अधिक देखने को मिलता है। तीसरा देखिए राष्ट्रीय संसाधन भिन्नता में जलवायु है। जलवायु प्रभावित करती है। जलवायु किसी दिए हुए क्षेत्र में जीवित रहने वाले पादप, यानी कोई भी क्षेत्र देखें तो उसमें जीवित रहने वाले जो भी पेड़ पौधे हैं, पादप, वन्य जात, वन्य जीव जंतु हैं, उसके प्रकार को प्रभावित करती है। जैसे मरुस्थलीय क्षेत्रों में अलग पेड़ पौधे मिलेंगे, ठंडे क्षेत्रों में अलग मिलेंगे, पर्वतीय भागों में अलग मिलेंगे, अलग प्रकार के पेड़ पौधे, अलग प्रकार क्या मिलेंगे, वन्य जीव मिलेंगे। और ये विभिन्न उत्पादों की विविधता को भी सुनिश्चित करती है। यानी उस क्षेत्र में देखें तो किस प्रकार के उत्पाद है, उसकी विविधता क्या करती है, सुनिश्चित करती है। उदाहरण के लिए देखें, जैसे ऊन का उत्पादन कहाँ हो सकता है, ठंडे क्षेत्रों में हो सकता है, क्योंकि ऊन उत्पादन के लिए जो ठंडे क्षेत्र हैं, वहीं जैसे रेंडियर हैं, भेड़ें वगैरह हैं, या दूसरे जो पशु हैं वो केवल ठंडे क्षेत्रों में पालते हैं, जिनके शरीर पर क्या होते हैं, घने बाल होते हैं। तो उन क्षेत्रों में क्या होता है, ऊन का उत्पादन होता है। जबकि केला, रबड़ या कहवा, यानी केला है, रबड़ है प्राकृतिक, या कहवा जिसे कॉफी बनती है, ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उग सकते हैं। यानी जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में इस प्रकार की फसलों का क्या उत्पादन संभव है। ठंडे क्षेत्रों में इस प्रकार के केला, रबड़, कहवा, ये इस प्रकार की जो फसल है उनका उत्पादन क्या है, नहीं हो सकता है। तो जलवायु है वो भी पेड़ पौधे, वन्य जीव जंतु और विभिन्न प्रकार के जो भी उत्पाद होते हैं उसकी विविधता को क्या करती है, निर्धारित या सुनिश्चित करती है। तो ये है अपना पहला कारक, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता। अपन 4 आधार पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के। बड़ा प्रश्न आएगा 4 नंबर का, बहुत अच्छा प्रश्न, अच्छे से याद करना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 4 आधारों के वर्णन कीजिए। तो पहला है राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता की। एक देश में देखें तो भूमि विज्ञान, भूविज्ञान, यानी उस भूमि का निर्माण किस कालक्रम में कब हुआ, उसके आधार पर उच्चावच, पर्वत, पठार, मैदान, मिट्टी, जलवायु आदि के भिन्नता के कारण देखें तो विश्व के जो भी राष्ट्रीय संसाधन देश के वो असमान रूप से क्या होते हैं, उसमें वितरित या पाए जाते हैं। जैसे भौगोलिक संरचना है वो खनिज संसाधनों का आधार को निश्चित करेगी। खनिज संसाधन संपूर्ण विश्व में क्या है, असमान, और जहाँ खनिज संसाधन उपलब्धता ज़्यादा होगी वहाँ औद्योगिक विकास क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। और तीसरा है जलवायु। जलवायु भी देखें तो वहाँ रहने वाले पेड़ पौधे, वन्य जीव जंतु उसको प्रभावित करती है। और विभिन्न जो उत्पाद होते हैं उसकी विविधता को क्या करती है, सुनिश्चित करती है, क्योंकि उनका उत्पादन ठंडे क्षेत्रों में हो सकता है, जबकि केला, रबड़, कहवा ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में क्या हो सकते हैं, उग सकते हैं। तो यह है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं, अपन को देखना है। दास व्यापार किसे कहते हैं, और फिर अपन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार याद करेंगे।